हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदा शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदा शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों इस चैनल पर। आज है हमारा क्लास 7 चैप्टर नंबर 3 है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, क्लास 7 की है दोस्तों एनसीईआरटी बुक की। तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी सीरीज इस चैनल पर चल रही है। हमने क्लास 6 को फिनिश कर दिया है और अब क्लास 7 को स्टार्ट कर दिया है। आज है चैप्टर नंबर 3 और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते जाते हैं, तो आप लोग पूरा देखेंगे, उसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कितने इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक लाइन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और उसके बाद में पहले हम थ्योरी क्लास देखेंगे, देन उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन है उसको हम एनसीईआरटी बुक के ही देखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ दोस्तों। चलिए, और दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को पहले आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों को, जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इसको शेयर कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों हमारी बदलती पृथ्वी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है दोस्तों। यहाँ से एक एक लाइन जहाँ पर हम बताएंगे, जो हम मार्क करेंगे दोस्तों, और जहाँ पर हम बोलेंगे कि इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और शार्ट नोट्स बना सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम के समय पर आप लोग उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं यूपीपी का एग्जाम डेट आ चुकी है, यूपीपी की एग्जाम डेट आ चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्लास, और किसी भी एग्जाम की, सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे एग्जाम में अब एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, अदर बुक्स को नहीं, है ना। चलिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं कि किसी भी एग्जाम के लिए नहीं, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, मेरा यहाँ पर टॉपिक है दोस्तों, मेरा पहला टॉपिक है यहाँ पर हमारी बदलती पृथ्वी, है ना। चलिए, तो देखते हैं हमारी बदलती पृथ्वी के अंतर्गत क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे स्थल मंडल। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित हैं। अच्छा, ये स्थल मंडल प्लेट क्या होता है? सबसे पहले जानेंगे स्थल मंडल प्लेट के बारे में। देखिए, भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी होती हैं। इसी को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट दोस्तों भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतहें टिकी होती हैं। उसी को स्थल मंडलीय प्लेट बोलते हैं, है ना। चलिए, अब यहाँ से थोड़ी देखते हैं दोस्तों। अब समझ में आ गया कि स्थल मंडल प्लेट किसे कहते हैं। देखिए, तो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। जिनको क्या बोलते हैं? स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्लेट है हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है ना। और प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पिछली वाली क्लास में हमने आपको बताया था दोस्तों, मैग्मा किसे कहते हैं, लावा किसे कहते हैं, है ना, ज्वालामुखी किसे कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करवा चुके हैं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, है ना। आप लोग पहले एनसीईआरटी क्लास 6 को देख लीजिएगा, देन उसके बाद में 7 को देख लीजिएगा, तभी आपको सारे जो है कि टॉपिक समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने सारी क्लास को कंटिन्यू देख लिया दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा 100% क्वालिफाई हो जाएगा, है ना, 100% क्वालिफाई होगा। चलिए, तो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। कैसे घूमता रहता है? वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। यहाँ पर आप क्रियाकलाप में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हो। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक बल में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक बल एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उनको बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो अंतर्जनित बल और बहिर्जनिक बल के बारे में आपको पता चल गया। अंतर्जनित बल किसे कहते हैं? जो बल पृथ्वी के, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर आंतरिक बल, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उसको क्या कहते हैं? अंतर्जनित बल। इसको
एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो बल पृथ्वी, ये पृथ्वी है तो पृथ्वी के बाहरी सतह पर उत्पन्न होते हैं उसको बहिर्जनिक बल बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं, है ना। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। भाई भूकंप भी बता के तो नहीं आता कि भूकंप आने वाला है, अचानक ही तो आता है, और ज्वालामुखी भी अचानक ही आती है। तो ये सारी जो घटनाएं होती है दोस्तों ये आकस्मिक होती हैं, इससे हानि भी होता है ना। चलिए, पृथ्वी की गतियाँ दोस्तों, पृथ्वी की जो गति होती है, हमने बताया पृथ्वी की जो गति होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है अंतर्जनित बल होती है और दूसरी होती है बहिर्जनित बल होती है। एक होता है एंडोजेनिक फोर्स और दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्स। तो एंडोजेनिक फोर्स के अंतर्गत आता है दोस्तों, एक आकस्मिक बल होता है, दूसरा होता है पटल विरूपण बल। आकस्मिक में जो अचानक आता है, जैसे कि भूकंप अचानक आते हैं, है ना, ज्वालामुखी और भूस्खलन, ये सारी चीज़ें तो आकस्मिक बल के अंतर्गत आती हैं। और पटल विरूपण बल के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल होता है ना। और वहीं पर बहिर्जनित बल के बारे में बात करेंगे दोस्तों, एक्सोजेनिक फोर्स के बारे में। तो एक्सोजेनिक जो फोर्स होता है, जैसे कि अपर्दन और निक्षेपण हो गया, है ना, अपर्दन और निक्षेपण हो गया, नदी या फिर बहता हुआ जल, पवन भी है, समुद्री तरंग है और हिमनद, ये सारी चीज़ें बहिर्जनित बल के अंतर्गत आती हैं। तो आप लोग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, एंडोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं और एक्सोजेनिक फोर्स किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी जो पृथ्वी की गतियां हैं दो प्रकार की होती हैं, अंतर्जनित और बाह्यजनित। इसको आप लोग ऐसे बना लीजिए, चार्ट की टाइप में बना लीजिएगा, फिर भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए, ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघला हुआ पदार्थ अचानक निकलता है। क्या होता है, ये ज्वालामुखी है। देखिए दोस्तों, यहाँ से ये मैग्मा है, कोस्ट है ना, यहाँ मैग्मा है, ये मेंटल है, ये पर्पटी है, ये पर्पटी है। तो यहाँ से मैग्मा देख सकते हो, ये लावा है, ये जो निकला रहा है ना, ये निकास नली है, या यहाँ पर क्रेटर, यहाँ से झील का निर्माण होता है। जब क्रेटर से निकलता है तो झील का निर्माण होता है। यहाँ पर गैस और राख, ये गैस और राख निकल रही है दोस्तों, और यहाँ से ये लावा है, ये लावा निकल रहा है ना, ये सारी चीज़ें लावा है। चलिए, तो एंडो मतलब अंत होता है, एक्सो मतलब बाह होता है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, है ना। चलिए, तो अब हम बात करेंगे। देखिए, इस प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह जो कंपन है वो पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। आप देख सकते हो, ऐसे तो गति करेगा भाई। ज्वालामुखी जब नीचे पृथ्वी से बाहर निकलेगा, मैग्मा जब बाहर निकलेगा तो ऐसे तो निकलेगा, ऐसे सुर नहीं निकलेगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, सॉरी। तो इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ये जो कंपन है पृथ्वी की चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। इस कंपन को क्या कहते हैं, तो इस कंपन को दोस्तों भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है, क्या कहते हैं उसको, उद्गम केंद्र कहलाता है। जहाँ से आरंभ होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकट भाग में सर्वाधिक हानि होती है और अभिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बात ये करेंगे कि उद्गम केंद्र किसे कहते हैं। उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, तो देखिए दोस्तों, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, ये है उद्गम केंद्र दोस्तों। ये देख सकते हो ना, उद्गम केंद्र है। वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है। ये सारी है प्लेट सीमा है, यहाँ पर अधिकेंद्र है। ये सारी चीज़ें भूकंपी तरंगे सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, सभी दिशाओं में बाहर की, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। जो भूकंपीय तरंगे होती हैं दोस्तों, वो भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे होती हैं, एस तरंगे होती हैं और एल तरंगे होती हैं। पी एस एल। पी तरंगे जो होती है उसको अनुदैर्ध्य बोलते हैं, एस को अनुप्रस्थ बोलते हैं और एल को पृष्ठीय तरंगे बोलते हैं। इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ ये सारी टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। कौन सी कलर पेन की करूं, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये गुजरात में भूकंप के द्वारा विनाश हुआ था, है ना। गुजरात में भूकंप आया था ना, उस समय पर ये विनाश हो गया था। आप देख सकते हो बिल्डिंग। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है।
स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये सारी एक्टिविटी आप देखकर पता लगा सकते हो कि भूकंप आने वाला है ना। इस सब चीज़ों से अनुमान लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन है दोस्तों, एक वस्तु स्थिति अध्ययन। देखिए, भुज में भूकंप के झटके, भुज में भूकंप के झटके, है ना। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। ये ट्रिक है भुज में भूकंप के झटके, है ना। तो 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। सेकंड है स्कूल सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भुज में विनाशजनक जो राहत है दोस्तों, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि वहां पहुंचने के कारण हालात चिंताजनक थी। भुज की तबाही किस प्रकार हुई, तो फोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन और संचार लाइनें सभी अंतर अवरोधित हो गए थे, है ना। जब यहाँ पर भुज की जब तबाही आई थी तब उस समय पर ये सारी चीज़ें अवरोधित हो गई थी और शहर में आग लग गई थी। चारकोल और अंगेष्टियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग भी लग चुकी थी, है ना। ये सारी चीज़ें जो है कि भूकंप के कारण हुआ था। और भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा भी कर दी थी। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी थी। अब आपको जानना है क्या आप जानते हो, चलिए ये भी देख लेते हैं क्या आप जानते हो, ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों। देखिए, भूकंप का मानक एक यंत्र से किया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, भूकंप लेखी बोलते हैं, भूकंप लेखी कहते हैं या फिर रिक्टर स्केल बोलते हैं, है ना। भूकंप लेखी कहते हैं, है ना दोस्तों। और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह बहुत शक्तिशाली है, और तीव्रता अगर 7.0 है अथवा अधिक होती है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है 7.0। तो जब भुज में जब 26 जनवरी 2001 को जब भुज में भूकंप आया था तो उसमें तीव्रता कितनी थी, 6.9 थी। तो शक्तिशाली तो था ही, है ना, तभी तो इतने सारे नुकसान हुए हैं। चलिए आगे देखिए दोस्तों, देखिए आप भूकंप लेखी देख सकते हो, ये है भूकंप लेखी, भूकंप का मापन करने वाला यंत्र होता है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे भूकंप से बचाव की तैयारी क्या करना चाहिए, भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लेना चाहिए। तो सबसे पहली बात है सुरक्षित स्थान है कि रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। ये सारी चीज़ें जो हमने बताई है तो सुरक्षित स्थान है। और किससे दूर रहना चाहिए, तो आग से दूर रहना चाहिए, है ना। आग वाले स्थान पर, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियां, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहना चाहिए। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे मुख्य स्थलाकृतियां के बारे में। किसके बारे में, मुख्य स्थलाकृतियां के बारे में। देखिए दोस्तों, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों के द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये क्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कार्य क्या होते हैं दोस्तों, तो देख सकते हैं नदी के कार्य दोस्तों। देखिए, नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी से गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। क्या करती है, जलप्रपात बनाती है। यहाँ पर देख सकते हो नियाग्रा जलप्रपात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे छोटा जलप्रपात कौन सा है, दक्षिण अमेरिका में है वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है।
तो ये जलप्रपात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक दो नंबर के जलप्रपात से क्वेश्चन आते ही हैं, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये कठोर शैल जल की शक्ति के द्वारा काटे गए मृदु शैल है, यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, फिगर के माध्यम से देख सकते हो, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, जब नदी, ये नदी है, जब मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, ऐसे मोड़दार, है ना, ऐसे तो मोड़दार मार्ग पर बहती है, ऐसे ऐसे। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं, तो इन्हीं बड़े मोड़ों को दोस्तों विसर्प कहते हैं, ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं, विसर्प बोलते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं, समय के साथ विसर्प लूप नदी में कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे चाप झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको चाप झील भी कहते हैं, देख सकते हो यहाँ पर, है ना, ये अलग, ये है चाप झील, है ना। और ये दोस्तों ये जो ये और ये विसर्प है ना। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बढ़कर बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जिनको बितरका कहा जाता है, क्या बोलते हैं उनको, जिनको बितरका बोलते हैं दोस्तों। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक बितरका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। तो विश्व की कुछ नदियों के नाम आपको ढूंढ कर लाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जो डेल्टा का निर्माण करती है उन्हीं नदियों के नाम आपको ढूंढ कर लाना है, सारी नदियों के नाम नहीं ढूंढना है, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं फिगर के माध्यम से, यहाँ पर मुख्य नदी थी दोस्तों, है ना। तो यहाँ से नदी निकलती, ये सब चीज़ें जो है ना, ये ऐसे ये जो स्पेस है यहाँ पर बितरका, इसी को बोलते हैं। चलिए, ये समुद्री गुफा है, ये तटीय मेहराब है दोस्तों, और यहाँ पर स्ट्रैक है। चलिए आगे देखते हैं समुद्री तरंग के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। ये तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छति को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्ट्रोक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो आपको समझ में आ गया कि समुद्री गुफा किसे कहते हैं, तटीय मेहराब किसे कहते हैं और स्ट्रेक किसे कहते हैं। समुद्री तरंग के अंतर्गत ये सारे कार्य थे। चलिए अब बात करेंगे हिमनद के कार्य। ये आप देख सकते हो, ये है हिमनद, है ना। चलिए हिमनद को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, हिमनद तो आधा दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए अब आपको हिमनद फिर से बता दूंगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, हिमनद के कार्य कहते हैं। अब पवन के कार्य डिस्कस कर लेंगे। पवन के कार्य, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टीने के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में जो पवन है, रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल भी कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो वह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इनको बालू डिब्बा भी कहते हैं। जब बालू कण एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। तो चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हुई। दोस्तों अब हम चलते हैं P/Q क्वेश्चन, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट P/Q क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मेरा पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। भाई कथन और कारण से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप लोग इसको हल्के में मत नहीं लेना है। तो देख सकते हैं कथन क्या दिया है कि पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती हैं।
कारण है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। बताइए, ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो दोस्तों यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर्य की सही व्याख्या करता है। चलिए हम व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए इसमें व्याख्या ये है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिनको क्या बोलते हैं, स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। इसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है दोस्तों। ये जो प्लेटें हैं हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर से लगभग ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है। कैसे? तो एक वृत्तीय रूप में घूमता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि पृथ्वी की गति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं अंतर्जात बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जात कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। देखिए जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उसको अंतर्जात बल कहते हैं ना, मैंने बोला था। और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसको बहिर्जाती बल कहते हैं। तो ए और 2 दोनों सही हैं। इसको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसको हमने डिटेल में थ्योरी क्लास में इसको मैंने देख ही लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है, असत्य नहीं, है ना। भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहते हैं। सही बात है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उनके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र बोलते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? बताइए। पहले बताया था ना, विसर्प कहते हैं, नदी द्रोणी कहते हैं, वितरिका बोलते हैं, या फिर चाप झील कहते हैं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत इजी है, सारे क्वेश्चन इजी है। देखो थ्योरी क्लास अगर आप पढ़ते हो ना, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपको हलवा लगता होगा, हलवा, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर करते तो आपको बहुत हार्ड लगता, लेकिन थ्योरी करने के बाद अब क्वेश्चन आंसर करो तो इजी तो लग रहा है ना, क्योंकि इसको अभी आप डिस्कस करके आ रहे हो। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार, मैंने बताया था ना, मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। और नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं विसर्प। क्या बोलते हैं दोस्तों? विसर्प। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। पहाड़ी भागों में, तटीय भागों में, मैदानी भागों में, या फिर उपर्युक्त तीनों भागों में। आपने फिगर में देखा होगा दोस्तों कि नदी द्वारा चापाकर झील का निर्माण किया जाता है। कब किया जाता है? मैदानी भागों में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं? समुद्री गुफा है, तटीय मेहराब है, स्ट्रैक है, या फिर समुद्री भृगु है। इसको तो हमने अभी लास्ट मोमेंट पर इसको डिस्कस किया था दोस्तों, फिगर के माध्यम से। फिगर में था ना, समुद्री गुफा था, तटीय मेहराब था, स्ट्रोक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना। देखिए समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण से तटीय स्थलाकृतियां बनती हैं। समुद्री तरंगें लगातार सैलों से टकराती हैं जिससे दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी भी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा भी कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल क्षति ही बचती है जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन क्षति को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी आकृतियों को स्ट्रैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। इसको हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ये पॉइंट को इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोयस का निर्माण हेतु उत्तरदायी है? बताइए। हिमानी है, नदी है, पवन है, समुद्री तरंगे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? लोयस के निर्माण के लिए उत्तरदायी क्या है दोस्तों? बताइए। लोयस के निर्माण के लिए उत्तरदायी है दोस्तों, वो है पवन है। क्या है? पवन, है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस बने रहने के दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पर थ्योरी क्लासेस की, थ्योरी की, है ना। थ्योरी के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन थे उसको भी किया। अच्छा, थ्योरी पढ़ने के बाद आप अगर PYQ क्वेश्चन करते हो तो आपको मज़ा आता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मज़ा आता है कि नहीं आता।
बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार आपको सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत करिएगा और वीडियो को स्किप भी मत कीजिएगा, है ना। स्किप कर दोगे तो जो बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है उसको तो आप ही सुन ही नहीं पाओगे, तो क्वेश्चन आंसर कहाँ से करोगे। आप अगर थ्योरी क्लास देख लिए उसके दिन आप उसके बाद अगर आपने क्वेश्चन आंसर कर लिया ना, आँख बंद करके भी आप आंसर लगा सकते हो। इतना कम से कम अपने ऊपर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाइए। थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन आंसर करते हो तो इतना आपके ऊपर तो मतलब कि विश्वास है ना कि आप क्वेश्चन आंसर फटाफट कर लोगे बिना कुछ करे, क्योंकि थ्योरी आपने पढ़ लिया है, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करोगे तो फटाफट उसका रिप्लाई दे दोगे ना। चलिए, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों। और इस सेशन को ना आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशनल मिले दोस्तों। और मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी क्लास लेकर आती हूँ पर आप लोग ना अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। और इस सेशन को ना शेयर कर दीजिए, जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हो वहाँ पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके दोस्तों। और एनसीईआरटी बुक से हम सारे थ्योरी क्लास एंड क्वेश्चन आंसर को करवा रहे हैं, तो आप लोग मुझ पर यकीन करिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि वो सिविल तक है ना, सिविल क्लास के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना, सिविल के लिए भी है, यूपीपी, आरओ, आप टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से तैयारी कर रहे हो सबके लिए रामबाण क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम मिलेंगे कल, नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए, तो आप लोग बने रहिएगा और अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। और जो हमने पिछली क्लास करवा दिया उसका आप लोग रिवीजन करके जाए। कल मैं क्वेश्चन पुटअप करूँगी, है ना, आप लोगों से क्वेश्चन करूँगी, देखते कितने लोग रिप्लाई करते हो, ठीक है। तो जो पढ़ाती हूँ उसको पढ़िए और पिछली वाली क्लास का रिवीजन भी जरूर कर लीजिए। क्या कुछ नहीं कर सकते, थोड़ी नहीं देख सकते, क्वेश्चन आंसर करके आया करो, है ना। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।